Good morning students. Political Science Class 10 Lesson 2 फेडरलिज्म, जिसका मतलब होता है संघवाद। फेडरल एंड यूनिटरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र में जो सरकारें दुनिया भर में हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है यूनिटरी एकात्मक सरकार, दूसरा होता है फेडरल संघात्मक सरकार। अब दोनों तरह की सरकारों के अलग अलग स्वरूप होते हैं। इसमें हमें फेडरलिज्म, संघवाद, फेडरल गवर्नमेंट, किस तरह के गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट कहा जा सकता है, फेडरलिज्म क्या है, किन किन देशों में फेडरल गवर्नमेंट हैं, फेडरलिज्म के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। पिछले चैप्टर को आप रिकॉल कीजिए, पावर शेयरिंग, उसमें बेल्जियम और श्रीलंका दो कंट्री का मसला, उसके समस्या के बारे में हम पढ़े हैं। दोनों जगह पावर शेयरिंग का डिस्प्यूट किनके बीच था, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर था, रीजनल गवर्नमेंट, क्षेत्रीय सरकारें जो थी उनके पास पावर्स नहीं थे, और इसके कारण वहाँ विवाद पैदा हुआ। जब सेंट्रल एक नया संविधान बेल्जियम का बना और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच पावर शेयरिंग जब सही तरीके से हो गया, फेडरल पॉलिसी के अनुसार, फेडरल प्रिंसिपल के अनुसार, तब जाके बेल्जियम में शांति आई। श्रीलंका में भी यही पोजीशन था कि वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट जो रीजनल गवर्नमेंट थी उनके इमोशन को, उनकी भावनाओं को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाई, जिसके कारण श्रीलंका में सिविल वार हुआ बिटवीन सिंघली कम्युनिटीज एंड तमिल कम्युनिटीज, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तमिलों के समस्याओं की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, वो डोमिनेट होता था सिंघली कम्युनिटी के द्वारा माध्यम से। तो ये दो घटनाओं के आधार हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। फेडरलिज्म के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। संघवाद एक ऐसा सरकार है जिसमें सरकार की शक्तियां केंद्रीय सरकार और उस देश की विभिन्न क्षेत्रीय इकाई, रीजनल यूनिट्स का मतलब राज्य से है। हमारे देश में आप यूजुअली देखते हैं कि दो सरकारें, फेडरल गवर्नमेंट में दो तरह की दो सरकारें होती हैं। एक सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, दूसरी सरकार राज्यों की सरकारें लेड बाय चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में सरकार होती है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र में सरकार। लेकिन जो यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसमें एक ही गवर्नमेंट होती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्यों में कोई सरकार नहीं होती। राज्यों में जो सरकारें काम करती हैं, जो सिस्टम काम करता है वो गवर्नमेंट नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसी के अनुसार ही चलाता है यूनिटरी सिस्टम। लेकिन फेडरलिज्म में ऐसी व्यवस्था नहीं है। दो सरकारें जो फेडरल सिस्टम में होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंटायर देश, इंटायर कंट्री, संपूर्ण देश के लिए एक सरकार होती है, और नेशनल इंटरेस्ट की जो चीज़ें होती हैं, राष्ट्रीय हित की, उन चीज़ों के बारे में पॉलिसी बनाना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में होता है। दूसरी जो गवर्नमेंट, जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं, राज्य सरकारें, वो लोगों के डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम के संबंध में पॉलिसी बनाती है और उनको चलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास फॉरेन डिपार्टमेंट, विदेश नीति, डिफेंस, रक्षा नीति, रेलवे, पोस्टल एंड टेलीग्राफ, आईटी सेक्टर, ये सारी चीज़ें जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कि इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से अधिकार हैं हमारे देश में? अधिकार है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, डेवलपमेंट वर्क्स, विकास का काम करना, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट,
ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के पावर से में आती हैं, उनके जुरिस्डिक्शन में आती हैं, जिनके बारे में राज्य सरकारें नीतियां बना सकती हैं, राज्य सरकारें काम कर सकती हैं। तो इस तरह का सिस्टम किसी भी देश में जहां कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर गवर्नमेंट का पावर डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। अब आगे इसमें बताया है कि फेडरलिज्म आर कॉन्ट्रास्ट विद यूनिटरी गवर्नमेंट, वही एकात्मक सरकार यूनिटरी गवर्नमेंट से इसकी तुलना की जाती है, जो हम पहले बता चुके हैं आपको। यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और जो राज्य के छोटे, जो उस देश के छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होते हैं, असल में जो बड़ा देश होता है वहाँ यूनिटरी सिस्टम नहीं चलता। यूनिटरी सिस्टम छोटे देशों के लिए है, जहाँ एक ही सरकारें पूरे देश के हर एक काम को कर सकती है। जैसे ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड यूएसए, अमेरिका इज द एग्जाम्पल ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब जहाँ तक हमारे देश की बात है, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, इंडिया इज नॉट कंप्लीटली यूनिटरी एंड नॉट कंप्लीट फेडरल, इट इज पार्शियली यूनिटरी एंड पार्शियली फेडरल। पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांत के अनुसार भारत में जो सरकार चल रही है उसमें थोड़ा सा एकात्मक गवर्नमेंट का भी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी भी कुछ गुण हैं, जैसे एक पावरफुल सेंटर, एक शक्तिशाली केंद्र सरकार जो यूनिटरी गवर्नमेंट की पॉलिसी मानी जाती है, और राज्य सरकारों का जो हमारे देश में अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तुलना में थोड़ा कम है। इसलिए पूरी तरह फेडरल सिस्टम भी हमारा देश नहीं है। इसके बारे में अगले टॉपिक्स में, इसी चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसे अगर इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, हमारे देश में किस तरह की सरकार है, तो आप उसका आंसर लिखेंगे इंडियन गवर्नमेंट इज पार्शियली यूनिटरी एंड पार्शियली फेडरल, थोड़ा सा एकात्मक भी है, थोड़ा सा संघात्मक भी है। यूएसए, अमेरिका कंप्लीट फेडरल गवर्नमेंट है, स्विट्जरलैंड कंप्लीट फेडरल गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट फेडरल गवर्नमेंट है, सोवियत संघ 1990 के पहले, आज सोवियत रूस, सोवियत संघ जिसको हम कहते हैं, वह भी कंप्लीटली फेडरल गवर्नमेंट है। अब दोनों में थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है वही आगे हमें पढ़ना है। ये डिपेंड करता है कि उस देश के फेडरेशन, उस देश का निर्माण इतिहास क्या है, कैसे वह देश बना है, इस पर डिपेंड करता है कि वह कंप्लीट फेडरल स्टेट हो सकता है कि कंप्लीट यूनिटरी स्टेट हो सकता है, पार्शियली फेडरल और पार्शियली यूनिटरी हो सकता है। अब हमें इसमें देखना है फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, संघवाद की विशेषताएं क्या होती है। देयर आर 7 फीचर्स इन द फेडरलिज्म। संघवाद की 7 विशेषताएं बताई गई हैं कि यदि ये 7 विशेषताएं किसी भी देश के गवर्नमेंट में है तो उस सरकार को फेडरल गवर्नमेंट कहा जा सकता है। फर्स्ट है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 टायर्स, 3 टायर्स गवर्नमेंट आप सुने हैं। सरकार के 2 लेवल होते हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, और हमारे देश में तो 3 टायर गवर्नमेंट है। एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है, जो पंचायत, कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, मुखिया, चेयरमैन, ये जो सिस्टम है हमारे देश में ग्राम पंचायतों में और शहरों के लिए, दिस इज कॉल्ड द 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट। इसे सरकार का तीसरा स्तर माना जाता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म का यह पहली विशेषता है कि एक से ज़्यादा लेवल की टायर की गवर्नमेंट होती है। दूसरा, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अब ये 3 स्तरीय जो सरकारें होती हैं, दूसरी विशेषता है कि ये तीनों सरकारें पूरे देश के नागरिकों पर ही शासन करती है। एक ही नागरिक पर ये तीनों सरकारें शासन करती हैं या रूल्स रेगुलेशन चलाती हैं। हाँ, इसमें डिफरेंस होता है कि उनका ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार शब्द आया है, ज्यूरिसडिक्शन का हिंदी होता है क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन डिवाइड किया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में होल कंट्री, पूरा देश आता है। केंद्र सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी, केंद्र सरकार जो भी योजना लागू करेगी, वह पूरे देश में लागू होगा। पूरे देश केंद्र सरकार का क्षेत्राधिकार होता है।
अब स्टेट गवर्नमेंट जो सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसका ज्यूरिसडिक्शन वह राज्य होता है। जैसे बिहार सरकार है तो बिहार सरकार का क्षेत्राधिकार बिहार राज्य की सीमा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन महाराष्ट्र राज्य की सीमा। थर्ड टायर जो गवर्नमेंट होता है उसका भी ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे कोई ग्राम पंचायत है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन उसका क्षेत्राधिकार उसका पंचायत होता है। कोई कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है तो उसका क्षेत्राधिकार उसका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो उनका ज्यूरिसडिक्शन डिवाइड होता है। तीसरा है इसमें ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्षेत्राधिकार या किस सरकार के किस लेवल को कौन सा अधिकार प्राप्त है ये संविधान के द्वारा तय किया जाता है। भारत के संविधान में ये बातें लिखी हुई हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा पावर एंजॉय करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा पावर एंजॉय करेगा और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास कौन से पावर होगा, ये तय करता है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होते हैं, इसलिए जितने भी लेवल के जो गवर्नमेंट है उनका पावर संविधान के द्वारा उसको सुनिश्चित किया जाता है। चौथा जो इसका फीचर्स है, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब संविधान के जो प्रोविजन है जो प्रावधान है उनको अकेले न तो उसमें अगर कुछ बदलाव लाना है तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अकेले उसको नहीं चेंज कर सकती। अगर उसमें कुछ चेंज करने की बात होती है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एग्री होना होता है। राज्य के संबंध में कोई भी डिसीजन लेने के लिए राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होती है। अभी आपने देखा है जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हटाया गया। ये 370 आर्टिकल तो जैसा हमने बताया कि केंद्र यूनिलैटरली फैसला नहीं ले सकता है, तो केंद्र ने अकेले फैसला लिया भी नहीं है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किसी स्टेट के संबंध में अगर कोई बदलाव करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको स्टेट लेजिस्लेशन से पास कराना होगा, राज्य की विधानसभा से पास कराना होगा। तो आप कहेंगे कि सर जम्मू कश्मीर में तो अभी 370 हटा तो उसे राज्य की विधानसभा से पास नहीं कराया गया, क्योंकि राज्य में विधानसभा अस्तित्व में नहीं थी, वहाँ गवर्नर रूल था, राज्यपाल का शासन, और उसी को विधानसभा माना गया। और राज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने रिकमेंडेड किया कि हम 370 को अपने राज्य से हटाना चाहते हैं, और उसके रिकमेंडेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करके जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। तो ये आपने देखा प्रोसेस है। उसी तरह कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ चेंज करना चाहती है अपने पावर में तो विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न से वह उसे नहीं बदल सकती। दोनों सरकारें मिलके ही कोई बदलाव इसमें ला सकती है, अकेले कोई एक लेवल की सरकार उसमें बदलाव नहीं ला सकती है। पांचवा जो इसका जो विशेषता है कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब सरकारों को जो अधिकार दिए गए हैं इसको व्याख्या करने का पावर न्यायपालिका को है, कोर्ट को है। यदि स्टेट गवर्नमेंट का पावर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर क्या है, इसके बारे में यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो इसका विवाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर एक स्टेट के विभिन्न डिफरेंट यूनिट के बीच कोई विवाद हो तो हाई कोर्ट उसको सोल्व करेगा। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को इंटरप्रेट करती है, उसकी व्याख्या कर सकती है। तो ये पांचवी विशेषता है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर, लिखा भी है इसमें कि जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का, वह एक अंपायर की भूमिका निभाता है। क्रिकेट में अंपायर जो होता है वह दोनों टीमों, दोनों खिलाड़ियों खेल को रूल्स रेगुलेशन के अनुसार चलाता है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच यदि पावर शेयरिंग के बारे में कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह भूमिका निभा के दोनों के पावर को, दोनों के अधिकार को, जुरिसडिक्शन को इंटरप्रेट करता है। छठा जो इसका है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर एंड फाइनेंशियल। जैसे रेवेन्यू, राजस्व का स्रोत, पैसा कहाँ से आएगा, केंद्र सरकार को कहाँ से पैसा आएगा, किस डिपार्टमेंट से, राज्य सरकारों के आमदनी का सोर्स क्या होगा, उनके पास कहाँ से पैसा आएगा। जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन,
उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, ये क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया है और संविधान में यह बंटवारा कर दिया गया है कि तीनों जो लेवल हैं उनको फाइनेंशियल सोर्स क्या होगा, ताकि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तीनों गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ऑटोनोमी, वित्तीय स्वायत्तता बनी रहे कि फाइनेंस के मामले में उन्हें एक दूसरे पर कॉमन दिन में ज़्यादा डिपेंड नहीं होना। हाँ, कोई परिस्थिति वैसी आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, नेचुरल कैलामिटीज, तो ऐसी परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करता है। अदरवाइज कॉमन सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उस सोर्स ऑफ रेवेन्यू के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है। इसका लास्ट जो 7वां नंबर है, द फेडरल सिस्टम दस हैज डबल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स है, दो उद्देश्य होते हैं कि एक तरफ तो उसे देश की एकता सुनिश्चित करनी होती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग पावर होते हैं, तो उन सारे राज्यों के पावर्स और राइट्स को एक साथ इकट्ठा करके मिला के रख के और देश को कैसे यूनाइट रखा जा सके और गवर्नमेंट का काम कैसे सही तरीके से चल सके, ये फेडरल सिस्टम का सेफ काम होता है। गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। फेडरल स्टेट में डिफरेंट लेवल के जो गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को पावर शेयरिंग के बारे में सहमत होना होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर फेडरलिज्म चलता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच आपसी विश्वास की भावना होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का फेथ स्टेट गवर्नमेंट पे होना चाहिए और राज्य सरकारों का विश्वास केंद्र सरकारों पर होना चाहिए, तभी फेडरल सिस्टम चल सकता है। अगर दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेगी, उन दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो ऐसी परिस्थिति में फेडरलिज्म सही तरीके से काम नहीं कर सकता। ये 7 विशेषताएं फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब उसके बाद सवाल उठता है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने के लिए सहमत होना और आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट, ये फेडरलिज्म को सरवाइव करने का सबसे मुख्य सिद्धांत होता है। अगर ये दोनों चीजों में जहां भी कमी आएगी वहां फेडरेशन टूट जाएगा, फेडरेशन सही तरीके से नहीं होगा। अब फेडरेशन होते कितने तरह के हैं, तो दुनिया में जो भी फेडरल कंट्री हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। 2 तरह से फेडरेशन बने हैं, जैसा कि हम इस चैप्टर के स्टार्ट में बताए हैं कि यह डिपेंड करता है कि उस देश का हिस्ट्री क्या है। इस आधार पर फेडरेशन 2 तरह के होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नाम भी उसी तरीके से दिया गया है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन वह उस तरह का देश होता है जिस देश के राज्य इतिहास में इंडिपेंडेंट रहे होते हैं और सिक्योरिटी के हिसाब से लिए या दूसरे किसी कारणों से यदि डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंट्री जो हिस्ट्री में, इतिहास में स्वतंत्र रहे हों, यदि वह एक साथ यूनाइट होके एक बड़ा यूनिट बनाते हो, तो इस तरह का जो फेडरल कंट्री बनता है दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे अमेरिका का इतिहास आप जानिए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जितने भी राज्य हैं वो 1776 के पहले एक अलग अलग स्वतंत्र देश थे, कंट्री थे, छोटे छोटे आइलैंड थे, लेकिन वहाँ सब वो सारे आइलैंड पर ब्रिटेन का अधिकार था। ब्रिटेन से आज़ाद होने के लिए वो सभी आइलैंड एक साथ मिल करके अमेरिकन फ्रीडम फाइट में भाग लिए। अमेरिका के आज़ादी की लड़ाई में सभी जो वहाँ के जो आज राज्य हैं अमेरिका में, उन लोगों ने यूनाइटली एक रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और सबके कलेक्टिव प्रयासों से, सामूहिक प्रयास से अमेरिका आज़ाद हुआ। और अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये जो सभी जो अलग अलग देश थे उन सब लोगों ने एक साथ मिल करके अमेरिका का ऐसा संविधान बनाया गया कि वो सारे देशों को मिला के एक देश बनाया गया, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
तो अमेरिका अगर पूरी तरह भारत जैसे सिस्टम से यदि अमेरिका का संविधान बनता तो अमेरिका सर्वाइव नहीं कर सकता था, क्योंकि अमेरिका के जो दूसरे जो राज्य हैं वो इतिहास में अलग देश रहे हैं। तो उनका ऐसा संविधान बनाया गया कि वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल पावर है। केंद्र सरकार जहाँ तक बहुत सारे मामलों में स्टेट गवर्नमेंट ही अमेरिका में ज़्यादा पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल नहीं है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में एक और भी बातें होती हैं कि जब चाहे उस देश का कोई भी एक प्रोविंस अपने विधानसभा में लेजिस्लेशन में पास करके उस राज्य से उस देश से अलग हो सकता है। जैसे अमेरिका का कोई एक राज्य यदि चाहे कि वह अमेरिका का हिस्सा नहीं रहेगा तो वह अपने विधानसभा में लेजिस्लेशन पास करा के अमेरिका से अपने को अलग कर सकता है, क्योंकि इतिहास में भी वो अलग देश रहा है। सोवियत संघ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रसिया आज जितना बड़ा है 1939 में भी उतना ही बड़ा था जितना आज है, लेकिन 1939 में रसिया के आसपास छोटे लगभग 25 देश थे। जर्मनी के डर से उन लोगों ने अपने अपने देशों का रसिया में विलय कर दिया और इस तरह एक देश बना था सोवियत यूनियन, सोवियत संघ, जिसका फॉर्मेशन 1940 में हुआ था और वह यूनियन 50 वर्षों तक चला। लेकिन 1990 तक आते आते पॉलिटिकल परिस्थितियां ऐसी बदली कि जो देश रसिया में 1940 में शामिल हुए थे वे 25 देश उससे अलग हो गए, तो आज फिर रसिया उतना ही बड़ा है। यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो होता है वह अस्थायी नहीं है। दूसरा तरह का जो फेडरेशन होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन उस देश का होता है जिस देश के राज्य या ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली एक ही देश रहे, जैसे इंडिया हुआ, स्पेन हुआ, बेल्जियम हुआ। यहाँ जो फेडरेशन है दैट फेडरेशन इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर आए हैं तो जा भी सकते हैं, लेकिन होल्डिंग टुगेदर उसमें लगे हुए हैं, होल्ड तो हट नहीं सकते। इस हिसाब से आप इसको फॉलो करके समझ सकते हैं कि इंडिया होल्डिंग टुगेदर है। भारत के जो राज्य हैं वह इतिहास में भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी भारत का ही हिस्सा रहे थे। अलग अलग समय में परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रहे, लेकिन वो सारा क्षेत्र आज जो हमारा देश इंडिया है, इंडिया ही नहीं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान का आधा हिस्सा, म्यांमार, ये सारे भारत के ही अंग थे इतिहास में। बाद में अंग्रेजों ने इन सबको काट के अलग किया। तो भारत के जो राज्य हैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये स्टेट जो है इंडिया का जो फेडरेशन है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यानी भारत का कोई भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने राज्य को भारत से अलग कर सकता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के राज्य देश से अलग नहीं हो सकते, जबकि कमिंग टुगेदर फेडरेशन के जो राज्य होते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग होने का पावर होता है। तो चूंकि भारत के सभी राज्य भारत का ही हिस्सा थे प्राचीन काल से, इसलिए इंडिया का जो फेडरेशन है, हमारे देश में जो संघवाद चल रहा है, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में डिफरेंस क्या है? कमिंग टुगेदर में आप पढ़े हैं कि पावर ज्यादा होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम पावर होता है। अमेरिका में आप चले जाइए, फॉरेन, डिफेंस एंड फाइनेंस, सिर्फ यही 3 डिपार्टमेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास होता है। बाकी सारे डिपार्टमेंट अमेरिका के राज्यों के अधिकार में होते हैं। भारत में अगर आप नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता ले लिए तो आप भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हैं, लेकिन अमेरिका में आपको डबल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता लेनी होगी। पहले आपको अमेरिका की नागरिकता लेनी होगी, उसके बाद अमेरिका के जिस राज्य में आप रहना चाहेंगे फिर वहाँ की नागरिकता आपको लेनी होगी, क्योंकि वो एक फेडरल, कंप्लीट फेडरल कंट्री है। फेडरेशन वहाँ कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो ये दोनों पैराग्राफ में ये वही समझाया गया है, व्हाट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों टॉपिक्स पूछता है। और फेडरलिज्म का जो फीचर्स है इसमें ये 2 क्वेश्चंस बनेंगे, 2 क्या इसमें 4-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से समझ के पढ़ेंगे। व्हाट मेक्स, अब हमारे देश के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडिया इज पार्शियली यूनिटरी एंड पार्शियली फेडरल।
भारत थोड़ा सा एकात्मक भी है, थोड़ा सा संघात्मक भी है। एकात्मक इस हिसाब से है कि भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर है, राज्य सरकारों को कम पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों को लागू करने से राज्य सरकारें इनकार नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी देश में अप्लाई करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ये बाध्य है कि उसको वो लागू करेगा। लेकिन फेडरल सिस्टम के कुछ तत्व यहाँ भी हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे जुरिस्डिक्शन हैं जहाँ राज्यों को ही ज़्यादा अधिकार दिया गया है, उस मामले में केंद्र को ज़्यादा अधिकार नहीं है। तो ये टॉपिक्स में वही बताया है कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। देश भारत को कौन कौन सी हमारे संविधान में विशेषताएं हैं जो देश हमारे देश को एक फेडरल कंट्री बनाता है। अब पहली बात कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड का यूज नहीं किया गया, क्योंकि यदि फेडरल वर्ड का यूज किया जाता तो कभी कालांतर में हमारे संविधान बनाने वाले काफी होशियार थे, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। संविधान में ये नहीं लिखा कि इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि फेडरेशन ऑफ स्टेट यदि लिखा जाता तो राज्यों को ये अधिकार मिल सकता था कि वो भारत के देश से अलग हो सके कमिंग टूगेदर के हिसाब से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल वर्ड का यूज नहीं किया गया है। जहाँ भी संघ के सेंस में यूज किया गया है तो यूनियन शब्द का ही यूज किया गया है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। और इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म के जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके आधार पर जो भी अभी आप कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े हैं उसको आप भारत के हिसाब से आप इसमें बताया गया है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेड बाय चेयरमैन एंड मुखिया। ये 3 तरह की सरकारें हमारे देश में है जो फेडरलिज्म के सिद्धांत के आधार पर है। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों स्तर की सरकारों का पावर्स और राइट्स, उनके शक्ति क्या है, उनके अधिकार क्या है, इसके बारे में क्लियर कट साफ साफ लिख दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी विभाग देश में हैं, उनको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है यूनियन लिस्ट, इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पूरे देश से रिलेटेड है, कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट में है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारी सब्जेक्ट्स जो हैं ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र हैं। या यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति केंद्र सरकार तय करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। दूसरा लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन तरह की जो चीजें हैं इसमें लगभग 47 के आसपास यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में भी है। और तीसरा लिस्ट, तो ये स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में रूल्स रेगुलेशन बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। संविधान में ये डिवाइड कर दिया गया है कि किस सब्जेक्ट्स के मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, वो यूनियन लिस्ट में है। किस सब्जेक्ट्स के बारे में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, वो स्टेट लिस्ट में है। और एक तीसरा लिस्ट भी है हमारे यहाँ जिनको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं समवर्ती सूची। कंकरेंट लिस्ट में वैसे सारे डिपार्टमेंट हैं जिनके बारे में, जिनके विषय के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन यदि केंद्र और राज्यों के बीच बनाए गए कानून में कुछ डिफरेंस है, अगर दोनों कानून एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अगर इस कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के बारे में अगर कानून बनाती है और उनमें यदि कोई डिफरेंस होता है तो ऐसी परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कानून ही उस पर लागू माना जाएगा। तो ये 3 लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से दे दिया गया है। इसको आप रीडिंग करके पढ़ेंगे। जैसे कंकरेंट लिस्ट में दिया भी है ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट, एजुकेशन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, इस तरह के उत्तराधिकार, शादी, विवाह, तलाक,
आपका शिक्षा, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट, ये सब सब्जेक्ट्स जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिनके बारे में दोनों सरकारें कानून बना सकती है। तो ये 2 लिस्ट के बारे में दिया गया है। होल्डिंग, जैसे लिखा है कि ऊपर में लिखा गया है कि होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू द इनकॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो होते हैं, जो भारत जो है, जिस तरह का फेडरेशन हमारा देश है, तो वह सभी यूनिट्स को एक समान अधिकार नहीं देता, वह कमिंग टुगेदर फेडरेशन देता है। लेकिन हमारे राज्य देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको स्पेशल पावर दिया गया है कि दूसरे राज्यों के तुलना में अधिक। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य, असम से लेके उधर जो 7 स्टेट हैं, उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के 35B के अनुसार स्पेशल पावर दिया गया है। इसके पहले जम्मू कश्मीर को भी कॉन्स्टिट्यूशन के 35A और आर्टिकल 370 के अनुसार स्पेशल पावर दिया गया था। लेकिन आपने देखा ही है कि पिछले साल अगस्त महीने में जम्मू कश्मीर का जो ये स्पेशल पावर था, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 370, उसको समाप्त कर दिया गया, घोषित कर खत्म कर दिया गया, जिसके प्रोसेस के बारे में हम चैप्टर के शुरू में ही बताए हैं। तो वही इसमें दिया गया है। भारत में कुछ ऐसे यूनिट्स भी हैं जो कंप्लीट रूप से राज्य नहीं है, जिनका एरिया छोटा है, तो उस क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, संघ शासित प्रदेश, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इस तरह के छोटे छोटे, पांडिचेरी, जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। यूनियन टेरिटरी में कोई सरकारें नहीं होती हैं, बल्कि सिर्फ एक दिल्ली ही एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां सरकार होती है, चीफ मिनिस्टर होता है। जम्मू कश्मीर को भी उसी तरह का यूनियन टेरिटरी बनाया, घोषित किया गया है, जहां चीफ मिनिस्टर होंगे दिल्ली की तरह। लेकिन बाकी जो यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़ के, वहाँ सिर्फ गवर्नर होते हैं और केंद्र सरकार के डायरेक्शन पर ही वहाँ काम करते हैं। वहाँ के जो गवर्नर होते हैं, उनको उपराज्यपाल कहा जाता है, वही केंद्र शासित प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक होते हैं। तो इस तरह का एक तीसरा यूनिट भी हमारे देश में है। और पावर शेयरिंग के बारे में इसमें बताया गया है, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पहले भी बता चुके हैं। और जुडिशियरी की क्या भूमिका है, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन। पहले भी हम ये बताए कि कोई भी विवाद इन डिफरेंट फेडरेशन के डिफरेंट यूनिट के बीच होता है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार हो या 2 राज्यों के बीच हो, उस विवाद को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन देती है। टैक्स लगाने के बारे में भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी यूनिट के गवर्नमेंटों की है, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो ये इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बनेगा, जो ये टॉपिक्स है, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। बस इस वीडियो में इतना ही। अब इसका आधा भाग जो है वो अगले